मैं डॉक्टर भरत लाल मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक है भारत का संविधान। विद्यार्थियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जब भारत के संविधान का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है वो है इसकी प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहा गया है। इस प्रस्तावना को भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो आज़ादी की आंदोलन के बड़े नायक भी हैं, उन्होंने तैयार किया और संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, उसमें 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी की तरफ से इस उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा की बैठक में रखा गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की सर्वसहमति से इसको पारित किया गया। इसकी जो रूपरेखा है उसमें उन्हीं विचारों का समावेश देखने को मिलता है जो महात्मा गांधी ने समय समय पर व्यक्त किया है। जैसा कि 1931 के गोलमेज सम्मेलन में जाते समय पत्रकारों ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि आज़ादी के बाद आप भारत के लिए किस प्रकार का संविधान चाहेंगे, तो महात्मा गांधी ने इस के जवाब में ये कहा कि मैं ऐसा संविधान चाहता हूं जो भारत को दासता और संरक्षण के बंधनों से मुक्ति दे, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी गरीबी की वजह से इतना विवश नहीं रह जाए कि वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान की भी व्यवस्था नहीं कर सके। सभी को समान भाव से देखा जाए, सभी मजहबों, जातियों, वर्गों की गरिमा सुनिश्चित हो सके, भारत दुनिया को विश्व शांति के मार्ग की तरफ प्रशस्त कर सके। तो इस लक्ष्य और आदर्श का समावेश नेहरू द्वारा तैयार की गई प्रस्तावना में रखा गया और जो अंतिम उद्देशिका प्रस्तावना बनी, जिसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देश की तरफ से, देश की जनता की तरफ से आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, उसको अगर हम जाने तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है और हर शब्द संविधान के मूल ढांचे को इंगित करता है, संविधान की मूल विशेषताओं की तरफ फोकस करता है। जैसा संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उस सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना देश के लोगों, क्योंकि इसका संबोधन जो है सब हम भारत के लोग, शुरुआती यहाँ इसका मतलब यह है कि इस संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करने वाले लोग जो हैं वो भारत की जनता है। उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान की है, आत्मार्पित किया है। और इस संविधान की प्रस्तावना में जो लक्ष्य रखा गया है, जो आदर्श रखा गया है, वो क्या है, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी भारत की, क्या उसके लक्ष्य होंगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था होगी पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की कंसेप्ट पर। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कोई राष्ट्रीय धर्म इस देश का घोषित नहीं करती है, सभी धर्मों को समभाव से देखती है और राष्ट्र, संघीय सरकार या
राज्य मजहबों में कोई दखलंदाजी नहीं देगा। ये लोगों के निजी विषय हैं। इन पर लोगों को अपने तौर तरीकों से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से सबको समान भाव से जिंदगी जीने का अवसर है दिया जाएगा। समाजवाद का यहाँ यह अर्थ है कि भारत का राजनीतिक ढांचा इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था निर्धारित करेगा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अमीरियत की वजह से इतना ताकतवर नहीं हो जाए कि वो आम आदमी, गरीब आदमी की जिंदगी को भी खरीदने की क्षमता, ताकत हासिल कर ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब, इतना विवश भी न रह जाए कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये एक समाजवादी लक्ष्य है। ये समाजवादी लक्ष्य उस प्रकार का नहीं है जैसा पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था थी या चीन का समाजवादी मॉडल है। उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक ना जरूरत से ज्यादा कोई आदमी अमीर बने, ना जरूरत से ज्यादा कोई आदमी गरीब रहे जिसकी वजह से उसको विवश होना पड़े। ये इस प्रकार का एक अवधारणा सामान्य तौर पर इसमें रखी गई है। इसके अलावा दो और शब्द जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारत किस प्रकार का राष्ट्र होगा, इसमें लोकतंत्र होगा, और ये लोकतंत्र किस प्रकार का होगा, गणतंत्रात्मक होगा। सामान्य तौर पर विद्यार्थी या इस देश के नागरिक ये समझने में गलती करते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही शब्द हैं, पर ये आपस में पर्यायवाची हैं। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यहाँ ये है कि देश की सरकार जो है वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाई जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ संसदीय लोकतंत्र को निर्धारित किया है। तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब यहाँ यह है कि देश की जनता पहले अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी और वो जनप्रतिनिधि फिर देश की सरकार को चुनेंगे। तो हमारी सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी हुई है। गणतंत्र का मतलब यह है कि देश का जो सर्वोच्च शासक है, जिसको भारत के अंदर राष्ट्रपति कहा जाता है, वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा ही चुना जाएगा और उसका एक निर्धारित कार्यकाल होगा। वो कोई वंशानुगत आधार पर नहीं होगा कि राष्ट्रपति का बेटा ही आगे राष्ट्रपति बनेगा या जीवन पर्यंत वो राष्ट्रपति बनाना है। ऐसी व्यवस्था नहीं है। 5 वर्ष हमने उसके लिए कार्यावधि निर्धारित की है और उसके बाद में फिर उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद में चाहे तो वो दोबारा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है और अन्यथा फिर दूसरे व्यक्ति को मौका मिलता है। तो ये है गणतंत्र कि हमारा जो सर्वोच्च शासक है वो भी जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। इसके अलावा जो लक्ष्य रखे गए हैं हमारी राजनीतिक व्यवस्था के, जो उद्देश्य रखे गए हैं, उसमें कहा गया है कि नागरिकों को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं संविधान के माध्यम से। कि जैसा कि हमने समाजवादी शब्द की व्याख्या की, तो हमारा आर्थिक न्याय का यह मतलब यह है कि आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति विवश नहीं हो, ऐसी अर्थव्यवस्था भारत का संविधान निर्धारित करने का निर्देश देता है। साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी न्याय की बात कही गई है। सामाजिक रूप से न्याय का मतलब यहाँ ये है कि आप जानते हैं कि भारत हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था आधारित समाज व्यवस्था में यहाँ जातियों के आधार पर भेदभाव होता रहा है। छुआछूत की एक कुरीति इस देश के अंदर रही है। तो भारत का संविधान जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। उसकी नज़रों में सभी नागरिक, सभी व्यक्ति समान हैं, उनकी गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, ये एक निर्देश राज्य को भारत का संविधान देता है। इसके साथ साथ ही राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। राजनीतिक न्याय का मतलब यहाँ यह है कि जो भी राजनीतिक पद हैं, उन राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। कि जैसे कि आप सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक के जो पद हैं वो कोई उनमें कोई प्रिविलेज नहीं है, वो कोई वंशानुगत नहीं है कि जनता किसी को भी चुनकर इन पदों तक भेज सकती है। किसी को भी इन पदों तक पहुंचने के अवसर मिल सकते हैं। तो ये यहाँ राजनीतिक न्याय की भावना देखी जाती है। इसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें ये बात कही गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारत का संविधान प्रस्तावना के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। कि भारत के नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता संविधान देना चाह रहा है,
जिसमें विचार प्रकट करने की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति को वो रख सकता है, आपका विश्वास क्या है, आपकी धारणाएं क्या हैं, उन विश्वासों उन धारणाओं को रखने का आपको अधिकार है। साथ ही साथ आप किसी विशेष धर्म में आस्था रखते हैं तो उस धर्म की पद्धतियों के अनुसार अपना जीवन यापन आप कर सकते हैं। आप उपासना के जो भी आपके तौर तरीके हैं, उन उपासनाओं के तौर तरीकों का आधार पर आप जिस भी इष्ट में विश्वास कर सकते हैं उसकी आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आज़ादी भारत का संविधान देता है। साथ ही साथ इसमें यह भी लक्ष्य रखा गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी कि आप व्यक्ति होने के नाते जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो गरिमा होनी चाहिए और इस देश के संसाधनों को, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने के जो अवसर होने चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो देश के कानून के मुताबिक सभी लोगों को सर्वसुलभ रहेंगे। जो भी उसके लिए निर्धारित योग्यताएं तय की गई हैं, उन योग्यताओं को हासिल करके उस प्रक्रियाओं के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्याय की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें जो एक और जो महान लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है, जिसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करते हैं, वो है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के भी निर्देश संविधान के माध्यम से राज्य को दिए गए हैं। कि भारत विविधताओं वाला देश है, विविधताओं वाले देश की वजह से हमने संघीय ढांचा इस देश के अंदर निर्धारित किया है। इस संघीय ढांचे का मतलब यहाँ ये है कि विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न विविधतापूर्ण भौगोलिक विविधतापूर्ण क्षेत्रों के लोग जो हैं, उनमें मूलभूत एकता कैसे स्थापित होगी, तो वो एकता स्थापित होगी बंधुत्वता की भावना के आधार पर। उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों से प्यार मोहब्बत करें, पूर्व के लोगों से प्यार मोहब्बत करें, विभिन्न जाति के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, विभिन्न मजहबों में लोग एक दूसरे के साथ सहिष्णुता बरतते हुए रहें। ये तभी संभव है जब देश के नागरिकों में, विभिन्न मजहबों के लोगों में, विभिन्न जातियों के लोगों में, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में बंधुत्वता की भावना रहेगी। तो बंधुत्वता का लक्ष्य देश का संविधान जो है वो राज्य के सामने रखता है। तो ये जो मूलभूत लक्ष्य है और इसी से देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह पाएगी। तो ये एक प्रस्तावना है जिसके आधार पर पूरे संविधान का ढांचा और पूरे संविधान की एक रूपरेखा, ब्लूप्रिंट है जो है हमारे सामने निकल कर आता है। और इस प्रस्तावना को जो है सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से परिभाषित किया गया है। उसमें मूल ढांचे की बात भी आई है और उसमें ये कहा गया है कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं वो मूल ढांचे का संविधान का मूल ढांचा है। इसका मतलब ये केशवानंद भारती के मामले में, ये मुकदमे में ये बात निकल कर आई। इसका मतलब ये है कि इन संविधान के प्रस्तावना में जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको परिवर्तित किया जाता है तो वो संविधान के मूलभूत लक्ष्यों से भटकना हो जाएगा। तो आज इतना ही। इससे आगे की जो बात है संविधान के बारे में उसको हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे।